नाजरीन, आज की बेबाक गुफ्तगू में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की मोहब्बतों की सरजमीन की तो बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ हैं एक जनाब सुरेश गुप्ता जी, जो एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं और उनको एक बहुत लंबा इस फील्ड से तजर्बा है। इसी तरह मेरे साथ हैं अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर जनाब हज़रत मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी साहब। दोनों हजरात का बेबाक गुफ्तगू में दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं सबसे पहले सुरेश गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा अपना परिचय कराएं। सुरेश गुप्ता, छोटमलपुर। मेरा जन्म 7/10/55 छोटमलपुर ही मानिए, और सन 1981 से मैं इस पत्रकारिता जगत में लगा हूँ। दरअसल हमारे सुरेश भाई का ताल्लुक़ एक मोहब्बतों की सरजमीन, मोहब्बतों की भूमि से है। इसलिए आज उनसे जो क्वेश्चन होगा वो सबसे पहले यही होगा कि आपने अपनी पत्रिका के ज़रिए से, अपनी जर्नलिस्ट जो आपकी एक फील्ड है उसके ज़रिए से यहाँ मोहब्बतों को कैसे फ़रोग़ दिया है, कैसे बढ़ाया है, और उसमें आपको क्या क्या कुछ करना पड़ा है। चूँकि आपके जो विचार हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिवली विचार को फैलाने के लिए आपने किस तरह का कदम उठाया? सबसे पहले यही सवाल आपसे। पत्रकारिता का एक मिशन होता है जनता की सेवा। मैंने अपना यही एक उद्देश्य माना, एक लक्ष्य माना कि मेरी लेखनी के जरिए हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे मेरा देश हो चाहे प्रदेश हो, उसके ऊपर ऐसा असर पड़े कि वो मेरी लेखनी को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि क्योंकि मेरा जन्म हिंदू और मुसलमान के बीच ही हुआ है, इसलिए मैं इनसे अलग हो ही नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। जो आज हिंदू मुसलमान को लेकर बंटवारे का जो मामला चल रहा है, इसको मैं सही नहीं मानता किसी कीमत पर भी, क्योंकि भारत, खासकर मेरा उत्तर प्रदेश, हिंदू और मुसलमान दोनों से ही ओत-प्रोत है। इस बात को सभी को देख लेना चाहिए कि हम किस प्रदेश के निवासी हैं, किस देश के निवासी हैं। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पत्रकार वही होता है जो कि निष्पक्ष होकर करके जनहित में अपने लेखन को चलाए। अच्छा सुरेश गुप्ता जी, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि जिस वक्त आपने पत्रिका में कदम रखा बहैसियत सहाफ़ी के, बहैसियत जर्नलिस्ट के, तो उस वक्त का जो माहौल था हमारे अखबारात का वो कैसा था और आज का जो माहौल है वो कैसा है? आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे समय की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में धरती और आसमान का जितना फर्क होता है वही आप मानकर चलिए। पहले पत्रकार और अखबार चुनिंदा हुआ करते थे, और आज पत्रकार न कहकर मैं उनको कहूँगा तथा कथित पत्रकार, भीड़ भाड़ तंत्र, जिनसे मैं इत्तेफाक रखता ही नहीं। आज व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, फेसबुक, पोर्टल जितने भी चल रहे हैं वो सब भ्रमित करने वाले हैं, एक पक्ष से कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसा पत्रकार को करना नहीं चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष होकर के अपनी लेखनी को चलाना चाहिए ताकि जनता उसकी लेखनी को पढ़े, विश्वास जगे। यदि पत्रकार ऐसा काम नहीं करता, इस लाइन पर नहीं चलता, तो मैं समझता हूँ उसको पत्रकारिता छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, ठीक प्रश्न किया आपने कि अंतर कितना है। इसके दोषी हमारे संपादक वर्ग भी हैं जो बिना जांच पड़ताल किए पत्रकारों को भीड़ तंत्र की तरह से भर्ती कर रहे हैं। ना उनको ये देख रहे हैं कितना पढ़ा हुआ है, ना ये देख रहे हैं इसके आय का स्रोत क्या है,
जब वो अवैतनिक संवाददाता रखे जा रहे हैं तो आय का स्रोत क्या होगा उसका? ब्लैकमेल। जब तक पत्रकारिता स्वस्थ नहीं होगी, चौथा स्तंभ का रूप नहीं अपनाएगी, आपकी पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाने का हक लगातार जिस तरह से खो रही है, खो ही देगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे नेता, जैसे हमारे पत्रकार, जैसे हमारा पुलिस तंत्र, तीन चीजों को आप गहराई से सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं। एक होना पड़ेगा इस जनता के लिए, इस देश के लिए, तरक्की के लिए। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि हम अपनी पत्रिका के ज़रिए से हिंदू और मुसलमान की जो दरमियान में जो दूरियां हैं वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत गहरा प्रश्न है आपका, जिसका जवाब मैं तो क्या दूं। इसका जवाब न तो सरकार के पास है न देश के पास है। दरअसल यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं बदला, इसको नहीं धोया, ये दूरी बढ़ती रहेगी। इसको खत्म करने के लिए क्या है? आपसी सौहार्द, प्रेम, जैसा मैंने पहले कहा। आपको ये देखना चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारतवर्ष के रहने वाले हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है। ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है। इस डोर को आप हटाइए, इस दूरी को दूर कीजिए, प्रेम बढ़ जाएगा। नेता लोग आपको विस्फोटक स्थिति पर एक बारूद के ढेर पर जिसमें बैठाना चाहते हैं, मत पड़िए। आप अपने विवेक से सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, ये हमें किधर ले जा रहा है। आपका विवेक, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि अच्छा क्या बुरा क्या है। इतना कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हम रोज़ ये तो बात थी प्रिंट मीडिया की, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल बहुत बुरा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल जिस आदमी को चाहता है बढ़ा देता है, जिसको चाहता है घटा देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बैलेंस दुरुस्त करने के लिए किस उसकी तरीके की ज़रूरत है? मित्रवर, मैं प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र किया, मैं भी टीवी देख लेता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से बाढ़ अखबारों की आ गई है, उसी तरह से चैनल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो मेरे भारत का, मेरी सरकार का ये है कि हम ऐसे चैनलों को चलने ही क्यों दे रहे हैं, उनको बंद क्यों नहीं करते। जो एक पक्षीय कार्रवाई करता है, एक पक्षीय स्पीच देता है, उसको बंद क्यों कर देते आप? जरूरत नहीं है इनकी। टीवी चैनल अच्छा वही होता है जो प्रचार प्रसार में जनता के बीच में जा करके एक अच्छा संदेश दे। इतना ही कह सकता हूँ। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ी और अजीम शख्सियत और तशरीफ़ फरमा है, जनाब मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिम साहब। मोहब्बतों के ताल्लुक़ से, मोहब्बतों की खुशबू के फैलाने के ताल्लुक़ से उनका बहुत योगदान है। हिंदुस्तान की सरजमीन में उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हम मुफ्ती साहब से ये एक क्वेश्चन करेंगे कि अभी जैसे हमारे शुरेश गुप्ता जी ने मोहब्बतों के ताल्लुक़ से और मोहब्बतों को बढ़ाने के ताल्लुक़ से जो बहुत खूबसूरत पत्रिका के हवाले से गुफ्तगू की है, हम मुफ्ती साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि मुफ्ती साहब, आपका एक लंबा तजर्बा है कि आप समाज में रहते हैं, इन दूरियों को जो हमारे और दूसरे वर्ग के दरमियान में पैदा हो गई हैं, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बेबाक गुफ्तगू के चेयरमैन मौलाना फ़तेह मोहम्मद नदवी और हमारे इलाके की अजीम शख्सियत आली जनाब सुरेश गुप्ता जी, जो एक अजीम पत्रकार हैं, अपने ऑफिस जामिया शेख अब्दुल सत्तार में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। हमारे सुरेश गुप्ता जी तजर्बे के एतबार से मुझसे कई गुना ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें मैं भी सुरेश गुप्ता जी के लेख पढ़कर सीख रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकात होती रहती है। मेरी ख़बरें भी इनके कलम के ज़रिए अखबारों में छपती रहती हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारा मुल्क, बल्कि ये दुनिया के अंदर जो इंसान आता है वो इंसानियत के नाते आता है,
मज़ाहिब के एतबार से अगरचे तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि पड़ोसी पड़ोसी होता है, उसको आप मज़हब की आंख से मत देखिए, आप उसको इंसानियत की आंख से देखिए। अब सर ने हमें बताया, पत्रकारिता के ज़रिए सर की बहुत सारी कोशिशें रहती है कि मज़हब के एतबार से आपस में बांट कर न रहा जाए, बल्कि एकता पर ज़िंदगी गुजारी जाए। और इसके लिए सर भी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। और आज फिर मैं इस स्टेज के माध्यम से और गुप्ता जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ये वादा करता हूँ तमाम नाज़रीन से कि हम आगे भी दोनों और पूरी कौम के लोग इस पर काम करते रहेंगे। सुरेश गुप्ता जी के लिए मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं उनसे आखिरी ये सवाल करूँगा कि सुरेश गुप्ता जी, हम चूँकि समाज से वाबस्ता हैं और हमारा कार्य समाज से ही है, मैंने कभी समाज की खिदमत हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं की, बल्कि मोहब्बतों के नाम से की है। मेरा जिस संगठन से ताल्लुक़ है, खुदा खिदमतगार, उसका भी यही मिशन है। मेरा आपसे आखिर में एक सवाल है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, और बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि ये फ़िज़ा जो हमारे नौजवानों के अंदर पैदा हो रही है, क्रोध की, गुस्से की, इसको किसी भी तरीके से हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत मुफ्ती अताउर रहमान साहब, हमारे फैसल खान हैं, संदीप पांडे हैं, मेधा पाटेकर हैं, विपिन कुमार त्रिपाठी साहब हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर, और इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि सियासत के नाम पर इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनके लोगों को, इनके धर्म गुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। जैसे अभी हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मानवता के ताल्लुक़ से, इंसानियत की खिदमत के ताल्लुक़ से उनकी बहुत सारी खिदमत है, उन्होंने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और इसी तरह वो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। हम ये कहते हैं कि वाकई अगर कोई कसूरवार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, और उसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो आइंदा कोई गलत काम करना ना पाए। लेकिन एक वो शख्स जो मोहब्बतों का प्रचार करता है, मोहब्बतों को फैलाता है, मोहब्बत की खुशबू साथ लेकर दुनिया भर में चलता है, उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो हिंदुस्तान की जो एक कंपोजिट कल्चर है, हिंदुस्तान का जो एक मुत्तहिदा कल्चर है, प्यार मोहब्बत, उस पर असर पड़ेगा। तो आप मौलाना करीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे मुख्तसर तौर पर? ठीक कहा है आपने, सही बात है आपकी। एक सिद्दीकी साहब का ही जिक्र मत करो, बल्कि मैं कहूँगा वो किसी भी मजहब का आलिम हो, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो, जो प्रचारक है, जो सामाजिक व्यक्ति है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि इसके तह तक पहुँचे कि वो गुनहगार है कि नहीं, उसको पहले से, इससे पहले गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मैं इसे उचित नहीं ठहराता, क्योंकि इसके साथ गिर जाती है, विश्व में गिर जाएगी। आपने बताया कि वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक, ऐसे व्यक्ति की पहले जांच करनी चाहिए, उसका कोई गुनाह है कि नहीं है। यदि गुनहगार ठीक है, सजा मिले, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध का जहाँ तक सवाल है, युवा वर्ग का बढ़ना स्वाभाविक है, बल्कि मुस्लिम वर्ग को छोड़ दीजिए, मैं कहूँगा भारतीय अगर हम भी हैं, हमारा क्रोध ही बढ़ना स्वाभाविक है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो बेगुनाही के खिलाफ जो है हमको आवाज़ उठानी चाहिए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना, किसी मजहब क्यों ना, तभी शांति स्थापित होगी। बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया जनाब सुरेश गुप्ता जी का। हम अपने नाजरीन की तरफ से, दुनिया भर में जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से, हम हज़रत मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी साहब का, अपने मित्र जनाब सुरेश गुप्ता जी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और मोहब्बत के जितने भी अल्फाज हैं वो हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत में, इनकी खिदमत में पेश करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।